क्या है, डिस्कस द नीड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। जब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस की तो उसमें दो टॉपिक आता है फाइनेंस के बारे में, एक आता है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा क्या आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। हमने क्योंकि फर्स्ट लेक्चर पढ़ा उसमें पढ़ा एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी का इम्प्लीकेशन वो पढ़ा। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें पैसा आता कहाँ से, कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, बाद में मैं लिखनी चाहिए तो लिख लो आप लोग। रोल ऑफ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। तो इसमें दो ही आएगा, एक इंस्टीट्यूशनल, दूसरा क्या आएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो अगर हम लोग जो है यहाँ पे रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखें तो एग्रीकल्चर में दो सेक्टर आता है। पहला वाला जो सेक्टर आता है वो क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा जो होता है वो कौन सा सेक्टर होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है। ठीक है, ये दो सोर्सेस होता है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल वो सोर्सेस होते हैं जो क्या होते हैं, रेगुलेटेड मार्केट नहीं होते, जहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो हमने जैसे फोर्थ मॉड्यूल में पढ़ा था अनऑर्गेनाइज मार्केट का। और ये जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं ये क्या होते हैं, रेगुलेटेड होते हैं, जहां पे कंट्रोल होता है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, मॉनिटर करता है। तो अगर कोई फार्मर नॉन इंस्टीट्यूशनल से लोन ले रहा है तो उस पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है, तो वहां फार्मर के साथ क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा सकता है मतलब। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल होता है यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, बैंकिंग एक्ट कंट्रोल करता है, तो सही तरीके से सही प्रोसीजर से जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ज्यादा बेटर होता है। तो इसी को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। देखो पहला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल। क्या डिस्कस करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब देखो इसमें जो भी लिखना आप इंट्रोडक्शन में, जो आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे वही आप क्या कर सकते हो, इसके पॉइंट्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लिख सकते हो। जो मैंने आपको बताया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, मनी लेंडर, जो पैसे का उधार देते ना, जैसे एजेंट लोग होते हैं कमीशन, जो कमीशन के बेस पे आपको क्या करेंगे, उधार देंगे। 5% हो सकता है कमीशन वो लोग चार्ज करेंगे। 5% तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मोस्टली जो है 10% होता है, और 15% के हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट कि अगर आपको 1 लाख रुपया लोन दे रहे हैं तो उसका 10% इंटरेस्ट, मतलब उनको हर महीने का 10-10 हज़ार भरना है जब तक कि वो 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुका दे। तो ये मनी लेंडर्स में होता है। फिर उसी तरीके से ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, कमीशंस एजेंट्स होते हैं जो कमीशन के बेस पे काम करते हैं। रिलेटिव्स भी हमारे जो आ जाते हैं वो किस में आ जाते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन। अगर हम पैसा अगर मैं फार्मर हूं और मैं पैसा बोरो कर रहा हूं मेरे दोस्त से, मेरे रिलेटिव से, तो भी कहां पे आ जाएगा वो, नॉन इंस्टीट्यूशनल में। लैंडलॉर्ड हो गया, जो बहुत ज्यादा जमींदार शाहूकार जो होता है उन लोग से पैसा बोरो कर रहे हैं। दीज सोर्स कैन प्रोवाइड दी फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, एग्रीकल्चर बिजनेस एंड रूरल कम्युनिटीज। मतलब अगर हम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की बात करेंगे तो हमको ये चीज समझना है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ऐसा फाइनेंस होता है जहां पे मनी लेंडर्स, कमीशन एजेंट्स, ट्रेडर्स, ये सारे लोग क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब वो रूरल कम्युनिटीज बोलो या एग्रीकल्चर बिजनेसेस के लिए बोलो, ये लोग ही प्रोवाइड करते हैं। ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ डाउट है किसी को? अब अगर हम लोग कुछ सर्वे की बात कर ले, 1951 में देखा जाए तो 92% जो क्रेडिट था वो कहां से आता था, रूरल क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय दी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, और उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज मनी लेंडर प्रोवाइड करता, मतलब 69 अप्रोक्सीमेट 70% जो पैसा उधार, जो मतलब पैसा फ्लो होता था एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वो किसके द्वारा होता था, मनी लेंडर्स, मतलब जो पैसे का उधार जो डीलिंग करते ना उसमें ना। आगे अगर हम लोग पढ़ें डेटा, एट प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या हुआ, अभी अगर करंट में देखा जाए तो ये 69% से घटा है। क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है, हम सब बैंकिंग का सिस्टम समझ रहे, इसकी वजह से जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस थोड़ा सा कम हुआ है। देखो रिड्यूस्ड हुआ है अबाउट 20%, और 40% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्रेडिट डिपेंड्स ऑन दी
नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। लेकिन अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं जो 5,000 2,000 3,000 ऐसा जो पैसा उठाते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, मनी लेंडर के ऊपर ही और नॉन इंस्टीट्यूशनल के ऊपर ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। आज भी जो है अगर मान लीजिए किसान है खेती करता है तो उसका जो खेत की बुआई है, कटाई है, सीड्स है, वो सब क्या करता है, उधार पे चलता है। जब वो फसल कट के मार्केट में आ जाता है वो बेच के वही पैसा क्या करता है, उन सबको चुकाता है। आपको पता है ऐसा चीज फार्मर लोग करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही पूरा लोन पे चलता है। जब फसल कट जाती है फसल को बेचता है और पैसा जो उसमें से जो भी उसके पास बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो उसको बेच के ना पड़ता है। और अगर वो उतना फसल का इनकम नहीं हुआ तो बेचारे के ऊपर क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर को एक सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा जो बैंक है वो है नबार्ड बैंक। ये काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। नबार्ड बैंक को हम एपेक्स बैंक बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैव डिक्रीज ड्यू टू नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स। बहुत सारे बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन दैट मींस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसीलिए वहां पे नेशनलाइज वर्ड यूज किया जाता है। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नबार्ड, जब नबार्ड बैंक आया उसकी वजह से जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर नबार्ड बैंक, आज तो हमने जैसे प्राइवेट बैंक के नाम सब देखे, सर नबार्ड बैंक का हमने क्यों नहीं देखा। जैसे आरबीआई एक एपेक्स बॉडी होती है, वैसे नबार्ड भी एक एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये क्या करती है, दूसरे बैंक के कोलैबोरेशन के साथ जो है फंड प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट बैंक को पैसा दे दिया, पब्लिक सेक्टर को बैंक को पैसा दे दिया, किसने दिया, एग्रीकल्चर, नबार्ड बैंक ने। इसने क्या बोला कि भाई आप लोग पैसा क्या करो, एग्रीकल्चर में लोन दो, इक्विपमेंट्स के लिए, सीड्स के लिए, ठीक है, और बाकी अदर फैसिलिटीज के लिए। समझा कि नहीं समझा। इसीलिए जो है ये इसका ऐसा खुद का एक कोई बड़ा बैंक नहीं, बिकॉज ये नबार्ड बैंक क्या करता है, एपेक्स है, तो ये दूसरे बैंक के क्या करता है, कोलैबोरेट करके। जैसे आरबीआई ने पैसा दिया नबार्ड बैंक को, नबार्ड ने क्या किया, सभी बैंकों को दिया, और सभी बैंक क्या करेंगे, रूरल एरियाज में जो है वो क्या करेंगे, उसी हिसाब से लोन वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझा कि नहीं समझा, एक चैन, ठीक है। काफी सारा कंफ्यूजन, मेरे लिए तो कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं सोचा आपको भी क्लियर कर दूं। तो क्या ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो आपको इससे दो से तीन चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ऐसा है जो क्या करता है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन सोर्स है एग्रीकल्चर फाइनेंस का, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन लोग आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं, कमीशन एजेंट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड्स, ये सारे लोग किसमें अंदर आते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के अंदर। जिसमें से जो स्मॉल फार्मर्स है और मार्जिन, मतलब जो एकदम छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उन सबका मनी का सोर्सेस कहाँ पे है, नॉन इंस्टीट्यूशनल मेजर सोर्स है, ठीक है। ये चीज, और नेशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस है, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है वो कम हो गया है, किसकी वजह से, नबार्ड के डेवलपमेंट की वजह से। समझे कि नहीं समझे, कुछ डाउट है किसी को। बाकी ये परसेंटेज अगर याद रहेगा तो आप लिखिएगा, अगर भूल गए तो प्लीज मत लिखिए, ठीक है, गलत मत लिखिएगा, याद है तो ठीक है, नहीं तो मत लिखिए। अब जो है एक एक करके हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि मनी लेंडर कौन होता है। देखो मनी लेंडर क्या है, मनी लेंडर हैव ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड द क्रेडिट, ठीक है, टू द न्यूमरस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, न्यूमरस मतलब बहुत सारा, ठीक है, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड विद इन द इंडियाज रूरल क्रेडिट सिस्टम। आप खुद से एक्सप्लेन कर दो। मनी लेंडर आपको पता है, द मनी पर्सन हु प्रोवाइड द मनी, तो यू कैन एक्सप्लेन, ठीक है। हाउएवर दे एक्सप्लॉइट द फार्मर, ये फार्मर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं बाय इम्पोजिंग, ठीक है। अब मान लीजिए गांव में एक पर्सन रहता है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया है, 2 लाख रुपए का लोन लिया शादी करने का घर में, या मान लीजिए खेती के लिए। अब उसको पता ही नहीं है सामने ये क्या कर रहा है, मनी लेंडर तो होशियार है, वो क्या कर रहा है, पैसा बोलते जा रहा है, वो 2 लाख रुपए भर दिया, 2 क्या 3 लाख रुपए भर दिया, फिर भी बोला अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इसी वजह से बढ़ाते जा रहा है। और वो जो फार्मर है उसको कैलकुलेट करने आता ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है, इसीलिए जो है इनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। एंड इवन द मैनिपुलेटिंग देयर अकाउंट्स टू कीप देम डेब्ट, और उनके अकाउंट्स में भी बहुत सारा छेड़खानी करता ताकि जो है उसका कर्जा हमेशा बढ़ता रहे और उसका कर्जा रहे, ताकि उसको पैसा मिलता रहे। समझे कि नहीं समझे। आज भी ये सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है, विलेजेस में और रूरल एरियाज में जो डेवलप नहीं है। फिर ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। अब ट्रेडर कमीशन एजेंट क्या करते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं किसको, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, किसका, रीजन फॉर बिफोर द क्रॉप मेच्योरिटी, एंड दे प्रेशर दे फार्मर्स टू सेल देयर yield एट लोअर प्राइस while चार्जिंग हायर फीस। अब जरा आप समझिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, मैंने खेती करने के लिए स्टार्टिंग में ही पैसा ले लिया है, ठीक है, आई एम द फार्मर,
और मैंने पैसा ले लिया पहले से ही गवर्नमेंट, मतलब जो मनी लेंडर है और सॉरी जो एजेंट है, ट्रेडर्स है, इनसे मैंने क्या किया, जो मेरा खाद है, जो भी फसल के लिए जो भी इनपुट चाहिए सब ले लिया मैंने उधार पे ही, ठीक है, डेट पे। अब क्या होता है, जैसे फसल कटी इनका प्रेशर होता है भाई बेच के हमारा पैसे दो। तो हो सकता है कि फार्मर को कम प्राइस में बेचारे को बेचना पड़े, क्योंकि उनको पैसा देना है या उनको पैसा लेना, इसीलिए बोला है प्रोडक्टिविटी होता बिफोर द क्रॉप मैच्योरिटी, उसके पहले वो लोग बोलते क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। क्यों? और वो फिर बाद में क्या कर, उसके लिए क्या करते हो, चार्ज, फीस भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ लोन इज टिपिकली यूज्ड फॉर कैश दी क्रॉप, बेसिकली जो क्रॉप होता है उसको फसल काट के पैसा वो लोग ले लेते हैं अपना, बाकी जो थोड़ा पैसा बचा उसको दे देते हैं। ये अभी थोड़ा कम होता है, लेकिन क्योंकि लोग अभी जागरूक हो गए, बट फिर भी होता ही है। जो बेचारे कुछ लोग फंस जाते हैं बेचारे, तो उनका अच्छा खासा पैसा नुकसान इसमें हो जाता है। जमींदार जो लोग होते हैं इन इंडिया, इवन द स्मॉल फार्मर्स एंड रेंटर्स आर दी बोरोइंग मनी फ्रॉम दी लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंड ओनर्स जो रहते हैं, टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। हो सकता है भाई बहुत सारे लोग जिनके पास उतने पैसे नहीं हो, तो बेसिकली वो लोग बोरो करते हैं लैंडलॉर्ड से मनी, ताकि उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट मतलब फुलफिल की जा सके। दिस प्रैक्टिस ऑफन इन्वॉल्व्स द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स। समटाइम लैंडलॉर्ड्स workers are okay sometime landlord workers are sometimes forced, ये नहीं रहेगा, sometime forced to work bonded labor। ये bonded labor वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक फार्मर है, मैंने क्या किया, आपसे लोन ले लिया, ठीक है, अब मैं उसको नहीं चुका पाया, तो फिर क्या करेगा वो लोग, मेरे को प्रेशर तो पहले करेगा, ठीक है, जब नहीं चुका पाया तो क्या बोलेगा, अब तू मेरे इधर ही पे काम कर, पूरा गुलाम बन जा लाइफ टाइम तक का, मेरे आने वाली पीढ़ी वो भी क्या रहेगी, उसके गुलाम रहेगी, ऐसा वाला सिस्टम, उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। तो वो सिस्टम गवर्नमेंट ने खत्म किया एक्चुअली। लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम, अभी तो बॉन्डेड लेबर नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो लोग लोन लेते हैं तो जबरदस्ती उसके ऊपर क्या करता है, प्रेशराइज करता है, ठीक है, उसके हिसाब से कभी कभी जो है उसको बेचारे को पैसा देते रहता है, तो भी कभी खत्म नहीं होता है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो है अभी भी ये सारे प्रैक्टिसेस चालू है रूरल एरियाज में, जहां पे लोग जागरूक नहीं है। अच्छा, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है सबसे ज्यादा, और अगर हमको ये नहीं पता रहेगा तो फिर हमको, अगर मान लीजिए जो भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो हमको ये करेक्ट करना पड़ेगा पहले, नॉन इंस्टीट्यूशन से किस में लेके आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन, तभी हम मॉनिटर कर पाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एक फार्मर का, जहाँ पे नुकसान है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके बेसिकली, ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है रिलेटिव्स, ठीक है, बताओ रिलेटिव्स अच्छे होते हैं? हाँ, पहले कितनी खुशी होती थी हम नानी के घर पे जाते थे, और अब चलो, relatives during times of crisis, farmers and financial helps from their own families members or either in the form of money or goods। जैसे खाने के लिए भी बहुत सारा सामान हेल्प कर देते थे, और जो है पैसे भी कर देते थे। और ये कुछ डाउट है इसमें, तुमको पक्का समझा अच्छे से ना? अब इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस देख लो। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में बेसिकली बैंक्स आएंगे, जिसमें कॉमर्शियल बैंक आएगा, जिसमें आरबीआई आ जाएगा, जिसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक आएगा, जिसके अंदर रूरल रीजनल बैंक्स आ जाएंगे। ये सारे किसके अंदर आते हैं? इंस्टीट्यूशनल के अंदर। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल एक ऐसा सोर्स है एग्रीकल्चरल फाइनेंस का, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? कोऑपरेटिव्स जो बैंक्स होते हैं, कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं, एसबीआई के जो ग्रुप है, प्लस आरबीआई है, प्लस नाबार्ड बैंक है। These all are the institutions who provide credit to the agriculture sector। कुछ डाउट है किसी को? समझा? तो अब इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल समझा कि नहीं समझा? क्या डिफरेंस है? नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब विच प्रोवाइड फाइनेंस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट वो क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल क्यों है? क्योंकि वहां पे मनी लेंडर्स, एजेंट कमीशन, लैंडलॉर्ड्स और रिलेटिव्स ये सब आते हैं। इंस्टीट्यूशनल में कौन आते हैं? बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आरबीआई आता है, एसबीआई आता है, इसके अंदर नाबार्ड बैंक। सबसे पहले तो आप नाबार्ड बैंक लिखिएगा, ठीक है? कुछ डाउट है किसी को? समझा कि नहीं समझा? रिसेंटली शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। इस बैंक के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो क्या हो गया? लोग बढ़ गए। मतलब लोग क्या कर रहे हैं? अभी
बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर लेना है, मशीन्स लेना है, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें क्या कर रहे हैं, उससे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके देखो क्या बोला है, कोऑपरेटिव्स एंड कॉमर्शियल बैंक हैज बीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दी रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, कैसे ये लोग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो कॉमर्शियल बैंक का मेनली ये समझो, एक शॉर्ट टर्म लोन है, मीडियम टर्म है और डायरेक्ट फाइनेंस है। अब अगर देखो शॉर्ट टर्म, अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये लोग बोरो करते हैं मनी किसके लिए, 50% कहाँ पे, देखो ये वाला परचेस फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड, इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, परचेस करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद जो हम लोग यूज करते हैं, पेस्टिसाइड मतलब जो दवा कीड़े मार उसमें जो लगते हैं उससे दवा के लिए। तो जो छोटे छोटे मतलब अमाउंट के जो होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, बैंक से बोरो करते हैं अमाउंट, क्रेडिट पे हम लोग ले लेते हैं पे, ठीक है, पैसा हमको नहीं देता, क्रेडिट उधार पे दे दिया हमको, ठीक है। और अगर हम लोग मीडियम टर्म की या लॉन्ग टर्म की बात करें तो कौन सा, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, कैटल्स मशीन्स ये सब रहेगा, परचेस ऑफ, ठीक है, और इक्विपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स ऑफ लैंड, मतलब उस लैंड को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ डेवलप, मतलब उसको हो सकता है मट्टी को वापस से कर रहे हैं या उसके अंदर और कुछ ऑर्गेनिक टाइप का कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा लगता है, या जमीन मट्टी को निकाल के दूसरी मिट्टी डालते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। बड़े बड़े मशीनरी ट्रैक्टर वो सब खरीदते हैं तो किस में आता है, वो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में आता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, इज मेंट टू एक्सपेंडिचर परचेस ऑफ पंप सेट, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैक्टर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर मशीनरी, ये जो बड़े बड़े होते हैं ये क्या होता है, डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट क्या करता है, बैंक से फाइनेंस करता है, और हमको डायरेक्ट पेमेंट बहुत कम देना, मतलब जो अगर मान लीजिए 2.5-3 लाख का है तो हमको पेमेंट जो है बहुत कम, 20-25 हज़ार रुपये दे के हम लोग क्या करते हैं, पूरा फाइनेंस करवा सकते हैं, और उसको स्मॉल स्मॉल किस्तें में हम लोग चुका सकते हैं आराम से। तो ये भी जो है डायरेक्ट फाइनेंस अगर नहीं लिखा तो ये एटलीस्ट ये दोनों तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है, ये ए बी और पॉइंट वाला। ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा ये कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा दिया किसने, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड को किसने दिया, आरबीआई। और आरबीआई को किसने इंस्ट्रक्शन दिया, गवर्नमेंट। वेरी गुड, इतने होशियार हो आप लोग, खामखा में परेशान हो रहा था। देखो उसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। अच्छा यहाँ पे कोऑपरेटिव इसलिए दिया गया बिकॉज कोऑपरेटिव्स जो बैंक होते हैं दे ऑपरेट देयर बिजनेस और फाइनेंशियल लेवल एट लोअर और रूरल एरियाज, स्मॉल एरियाज में जो है वो लोग क्या कर, रूरल एरियाज में जो है स्मॉल स्केल पे क्या करते हैं, कम अमाउंट में सेविंग में क्या करते हैं लोग डील करते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोऑपरेटिव का दिया गया है, ठीक है। और इनका जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो भी बहुत जो है नॉर्मल ईजी होता है। देखो दिस सोर्स ऑफ क्रेडिट इज चीपेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रूरल क्रेडिट। ये रूरल इसलिए क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में डील करते हैं, 50 रुपए 100 रुपए ऐसा 100 स्मॉल अमाउंट्स में। इट वाज सेटअप टू एम द फैसिलिटेट द कंप्लीट क्रेडिट नीड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स एट लोअर कॉस्ट। बताया ना इसमें कम, बहुत कम खर्चे के, मतलब जैसे जो भी इंटरेस्ट रहता है बहुत कम रहता है ताकि फार्मर कोई भी इजिली एक्सेस कर सके और इजिली 100-50 रुपए डेली बेसिस पे ये क्या कर सके, डिपॉजिट भी कर सके, सेव भी कर सके। दिस कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड दी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब लोन फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, स्मॉल केस पे मतलब थोड़े थोड़े मतलब अमाउंट में लोन प्रोवाइड करता है, चाहे वो मीडियम टर्म में, जैसे हमने पढ़ा कि अगर स्मॉल लोन लेना फर्टिलाइजर ये सब के लिए छोटे छोटे एक्टिविटी तो स्मॉल में आ जाएगा, और अगर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म जैसे ट्रैक्टर इक्विपमेंट लेना है तो ये भी क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन इंडिया एक्टिवली, अब देखो एग्रीकल्चर, अगर हम लोग ये कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोऑपरेटिव के बारे में हमको पता करना पड़ेगा कि पहले जो स्टेट लेवल पे है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, मतलब जो है यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो स्टेट लेवल पे भी ऑपरेट करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और एक तालुका लेवल पे भी क्या करता है, तालुका लेवल पे भी क्या करता है, वो अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। इसीलिए जो है प्राइमरी सेंटर, देखो यहाँ पे एक्चुअली प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक्स बोलते हैं, कवर नियरली 86% ऑफ द इंडियन विलेज। मतलब इसमें जो है ये जो प्राइमरी वाला एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये मोस्टली इंडिया के जो विलेजेस है उसमें से 86% क्या करता है, ये कवर करता है, जहां पे लोन्स प्रोवाइड करता है। लोन्स में क्या देता है ये ध्यान रखिए, लोन्स में क्या रहता है, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, सीड्स का भी आप लिख सकते हैं, प्लांट्स, ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट्स, फिर उसके बाद हाँ ट्रैक्टर, कैटल्स, बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, लिव स्टॉक जो होता है, ये सबके लिए क्या करता है वो प्रोवाइड करता है। ये ध्यान रखना अपने, मतलब वो जो हमने पहले पढ़ा उसको इसमें इनपुट ऐड कर सकता है, ठीक है।
कुछ डाउट है किसी को? अब उसके बाद लास्ट वाला क्या है, रीजनल रूरल क्रेडिट। अब जब हम लोग बात करते हैं रीजनल रूरल क्रेडिट का, तो आपको समझना पड़ेगा ये रीजनल रूरल क्रेडिट का भी बैंक होता है क्या? कभी आपने देखा ऐसा रूरल रीजनल क्रेडिट? ये एक ऐसा है रीजनल एंड रूरल बैंक क्रेडिट। ये बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा बैंक है, उस बैंक के क्या करते हैं लोग, स्पॉन्सर करते हैं। क्या करते हैं? जैसे एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, ऐसे जितने भी बैंक्स है, या नाबार्ड बैंक हो गया, ये सारे बैंक लोग क्या करते हैं, इस रीजनल रूरल बैंक को पैसा देते हैं कि आप क्या करो, रूरल में क्रेडिट स्पॉन्सर करो। क्या बोला मैंने? ये एक ऐसा बैंक है जिसमें क्या होता है, ये खुद नहीं, ये क्या करता है, बाकी का जो बैंक है वो लोग, बैंक लोग क्या करते हैं, इसको पैसा देते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं। किसको स्पॉन्सर करते हैं? रीजनल रूरल क्रेडिट, ताकि ये रूरल क्रेडिट को क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। इसके पास पैसा कहां से आया? डिफरेंट बैंकों से आया। किसके थ्रू? स्पॉन्सर्स दूसरे बैंक लोग ने किया, भाई एग्रीकल्चर सेक्टर्स को हमको डेवलपमेंट करना है, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करो, हम लोग दे रहे हैं तुमको, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल क्रेडिट। देखो, द रीजनल रूरल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड 1975 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। किसने रिकमेंडेशन किया? रिकमेंडेशन ऑफ दी नरसिम्हा राव कमेटी। और नरसिम्हा राव कमेटी 1991 में फॉर्म हुआ था, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है। नरसिम्हा राव कमेटी, दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह। उन लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया था। आज तक वैसा डेवलपमेंट अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। द रीजनल रूरल बैंक्स आर जनरली स्पॉन्सर्ड, बताए ना, स्पॉन्सर किया जाता है, ठीक है। मतलब ये खुद पैसे नहीं, पैसा इसको दे कौन रहा है? दूसरे बैंक्स लोग पैसा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरे बैंक्स लोग पैसा दे रहे हैं। ये क्या हुआ? चलो वो पॉइंट को जो है आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा कि ये स्पॉन्सर्स किया जाता है बाय दी अदर बैंक्स और नाबार्ड बैंक, जो क्या करता है, स्पॉन्सर्स करते हैं, उसको पैसा देते हैं क्या करने के लिए, रीजनल रूरल क्रेडिट, मतलब रूरल में क्रेडिट प्रोवाइड करे। क्रेडिट मतलब पैसा बेसिकली दे, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, चाहे वो फर्टिलाइजर या दूसरे सेक्टर्स के लिए। इसमें एक क्वेश्चन और है जो है प्राइसिंग पॉलिसी। क्या है? प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। वो प्राइसिंग पॉलिसी का अगर तुम देखोगे वो छोटा सा ही है, मतलब है बहुत बड़ा क्वेश्चन, बट समझने के लिए जो है आपको ये वाला समझ, उसका माइंड मैप वाला अगर मैं थोड़ा बता दूं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, कभी पढ़ना रहे तो आप इजीली पढ़ सको। एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इंडिया में 3 टाइप का, 3 लेवल पे। पहला डिटर्मिनेशन, पहला प्राइस डिटरमाइन करो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, और जब एक बार डिटरमाइन हो जाए तो उसको क्या करोगे आप, एडमिनिस्ट्रेट करोगे उस प्राइस को। और एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन बनाओ जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या करे, प्राइस निकाल के रखे। जैसे मान लो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हु डिसाइड द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आना चाहिए, हु डिसाइड द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए, हु मॉनिटर्ड, कौन मॉनिटर करता है, और हु प्रोटेक्ट द प्राइस, जो प्राइस सेट किया यहाँ पे गवर्नमेंट ने, वो प्राइस को मॉनिटर, और यहाँ पे बेनिफिट कैसे फार्मर को मिलेगा, वो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस के अंदर आता है। और लास्ट में क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। अब इसमें जो है, जैसे मान लीजिए अलग अलग प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एजेंसीज है। जैसे फूड कॉर्पोरेशन के लिए अलग से एक एजेंसी है जो सिर्फ वही सप्लाई करता है, जूट के लिए अलग से, शुगर केन के लिए अलग से अलग अलग एजेंसी है, कॉटन के लिए अलग से एजेंसी है। वो एजेंसी लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो ये 3 है, ठीक है। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई मुझे मैसेज करेगा, मैसेज नंबर कहाँ से मिलेगा, ये वाला मेरा नंबर, इस पर मैसेज कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 93246, ये मेरा बिजनेस नंबर है, तो 46234, आप क्लास का नाम मेंशन कर देना, ठीक है। 9324646234, हाँ ये नंबर है। इस पर मैसेज कर देना सर नोट्स के लिए, तो मैं क्या करूँगा, भेज दूंगा तुमको, ठीक है। इसका लेक्चर भेज दूंगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया, यूट्यूब पे है वीडियो, पुराना वीडियो, बट यू कैन गो थ्रू दैट, ताकि आपका नुकसान नहीं हो, ठीक है। हो गया। अभी हम लोग इस पे जाते हैं जो हम लोग ने अभी बनाया था। किधर गया भाई, हाँ ये वाला हो गया लेक्चर। अभी आप लोग क्या कीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए माइंड मैप, ठीक है।